नमस्कार, दिन भर की हर बड़ी खबर से आपको करने खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा बुरा दिन है। अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े अफसर राजेंद्र कुमार को सीबीआई ने आज गिरफ्तार कर लिया। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़े राजनीतिक शॉक की खबर थी। राजेंद्र कुमार को 50 करोड़ रुपए के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट देने में पद के दुरुपयोग का आरोप था। सीबीआई ने दिसंबर में ही राजेंद्र कुमार के घर पर छापा मारा था, उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। आज सुबह ही सीबीआई ने राजेंद्र कुमार सहित 5 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद राजेंद्र कुमार सहित दिल्ली सरकार के 3 अफसर और एक निजी कंपनी के 2 लोगों को सीबीआई ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज करके अरेस्ट कर लिया। चुनाव के चक्कर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में घूम रहे हैं। इधर आज सीबीआई ने 50 करोड़ के घोटाले में केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इतने बड़े शौक की उम्मीद अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को नहीं थी। बस गुस्से से समझ जाइए कि हुआ क्या है। सबको पता है कि राजेंद्र कुमार को निशाना बना रहे हैं या चीफ मिनिस्टर ऑफिस को निशाना बना रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पंजाब में चुनाव जीत रहे हैं, गोवा में चुनाव जीत रहे हैं, गुजरात में माहौल बना हुआ है चुनाव जीतने का। सीबीआई ने आज केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ये मामला 50 करोड़ रुपए का सरकारी कॉन्ट्रैक्ट एक निजी कंपनी को मनमाने तरीके से देने से जुड़ा है। 1989 बैच के आईएएस राजेंद्र कुमार, उनके डिप्टी सेक्रेटरी तरुण शर्मा के साथ 3 और लोगों को सीबीआई ने आज सुबह पूछताछ के लिए अपने हेडक्वार्टर बुलाया। आधे दिन तक चली पूछताछ के बाद सीबीआई ने दोनों अफसरों सहित अशोक कुमार और निजी कंपनी के मालिक संदीप कुमार और दिनेश गुप्ता को भी गिरफ्तार कर लिया। 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उक्त वरिष्ठ लोक सेवक एवं अन्यों पर घूसखोरी एवं आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग कर दिल्ली सरकार के ठेकों को आवंटित करने में दिल्ली की प्राइवेट कंपनी का पक्ष लेने का आरोप है। सीबीआई ने पिछले वर्ष दिसंबर में राजेंद्र कुमार सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इन पर आरोप था कि इन्होंने पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली सरकार के विभागों में टेंडर देने में एक निजी कंपनी को फेवर किया। सीबीआई ने इसे लेकर दिसंबर में छापा भी मारा था, जिस पर बहुत बड़ा राजनीतिक हंगामा हुआ था। अब गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक हंगामे का एक और राउंड शुरू हो चुका है। पूरे के पूरे चीफ मिनिस्टर ऑफिस को पैरालाइज करने के लिए नहीं किया जा रहा है। ऐसी हरकतों पर उतर आए हैं केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग और मोदी जी कि इस वक्त पूरे तरह से षड्यंत्र करके दिल्ली की सरकार को पैरालाइज करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। राजेंद्र कुमार कोई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है, राजेंद्र कुमार कोई आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी तो नहीं है, राजेंद्र कुमार कोई आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर तो नहीं है, तो उनको इस प्रकार से प्रोटेक्ट करने की क्या आवश्यकता है जबकि तथ्य उनके खिलाफ है। सीबीआई ने आरोप लगाए हैं कि केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार और अन्य अधिकारियों ने आपराधिक साजिश रचकर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी यानी आपराधिक षड्यंत्र प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2), 13(1) डी जैसे मामले दर्ज किए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए हैं कि केंद्र सरकार केजरीवाल के अफसरों को उठा रही है, क्योंकि पंजाब, गोवा और गुजरात में आम आदमी पार्टी से बीजेपी डर गई है। वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की याद दिला रही है। कुल मिलाकर दिल्ली में एक और बड़े राजनीतिक हंगामे की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है, जिसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने है। अंकित यादव के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। मनीष सिसोदिया ने न सिर्फ दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बल्कि एक दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे। अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है। हम आपको एक बार सुनाएंगे कि दरअसल उन्होंने क्या कहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर कोई अफसर है जिस पर आरोप है और वो आरोप साबित हो रहे हैं तो आम आदमी पार्टी को इस पर क्या आपत्ति हो सकती है कि एक भ्रष्ट अफसर को सजा दी जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि दरअसल अफसर के जरिए ये अरविंद केजरीवाल पर हमला है। बहरहाल अरविंद केजरीवाल के सिस्टम में वायरस दिख रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सिस्टम को अपडेट करने में जुटे हैं। कल सुबह 11 बजे पूरे देश की नजर दिल्ली पर होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं। कैबिनेट विस्तार में 17 नए चेहरों को शामिल किए जाने के आसार हैं। 3 मंत्रियों का प्रमोशन हो सकता है, करीब 6 मंत्री कैबिनेट से आउट हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में फिलहाल 64 मंत्री हैं और यह संख्या संविधान के नियमों के हिसाब से 82 तक जा सकती है।
आने वाले वक्त में यूपी, पंजाब सहित कई बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए सरकार और संगठन दोनों में बैलेंस बनाना, राजनीतिक समीकरण साधना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार का सिस्टम अपडेट करने वाले हैं। मोदी कैबिनेट में नई मंत्रियों की एंट्री होने वाली है। टाइम फिक्स हो गया है। मंगलवार की सुबह 11 बजे राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट ले लिया गया है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक मोदी कैबिनेट में 17 नए चेहरे शामिल होंगे। कम से कम 4 मंत्रियों का सरकार से संगठन में ट्रांसफर किया जाएगा। 3 मंत्रियों के परफॉर्मेंस को देखकर उन्हें प्रमोशन दिए जाने की संभावना है। इसमें यूपी, उत्तराखंड, पंजाब जैसे राज्यों में होने वाले चुनाव को भी ध्यान में रखा गया। आगामी विधानसभा चुनाव में जातिगत समीकरणों को मद्देनजर रखते हुए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार अपने मंत्रिमंडल में विस्तार करने जा रहे हैं। सवाल यह है कि सरकार बनने से पहले पीएम मोदी ने एक नारा दिया था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। उसका क्या होगा? क्योंकि अब लोगों के मन में यह सवाल उठना लाजमी है। जिन मंत्रियों को कैबिनेट से आउट किया जा रहा है उनमें सबसे बड़ा नाम आगरा से सांसद रामशंकर कटेरिया का है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। रामशंकर कटेरिया ने आज ही इस्तीफा भी दे दिया। वजह क्या है? आपको क्यों हटाया जा रहा है? क्या परफॉर्मेंस वजह है या यूपी इलेक्शन वजह है कि यूपी में ज़्यादा आपको टाइम लिया जाएगा आपसे और वहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाएगा? नेतृत्व जो भी करेगा या संगठन में भेजे या और कोई जिम्मेदारी दे, मैं समझता हूं कि उसमें ही संगठन का हित है और संगठन के हित में ही मैं समझता हूं कि हम सबका हित है। प्रधानमंत्री मोदी 7 जुलाई को 4 अफ्रीकी देशों के दौरे पर जा रहे हैं। इसलिए इस दौरे से पहले वो जल्द से जल्द कैबिनेट का विस्तार करना चाहते थे। आज पूरे दिन बीजेपी के हेडक्वार्टर में हलचल मची रही। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के पास उन नेताओं का आना जाना लगा था जिन्हें संभावित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री बनने की जादुई कॉल आई थी। सुबह 10 बजे अमित शाह से यूपी के सांसद अनुप्रिया पटेल मिली, जिनकी मंत्री बनने की संभावना है। आधे घंटे बाद 10:30 बजे अमित शाह से दिल्ली में बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद विजय गोयल मिले। इसके बाद SS अहलूवालिया, अनिल माधव दवे, पुरुषोत्तम रूपाला, MJ अकबर अमित शाह से मिले। मंत्रियों में सांवरलाल जाट और रामशंकर कटेरिया जैसे मंत्रियों को भी अमित शाह ने बुलाया। अर्जुन मेघवाल, अजय टम्टा, सुभाष भामरे और RPI के सांसद रामदास अठावले जैसे भी अमित शाह से मिले, जिनकी मंत्री बनने की संभावना है। अमित शाह साहब ने मुझे कल रात को मुंबई में फोन किया था और मुझे आज बुलाया था। उसके मुताबिक मैं आया, उनके साथ अभी हमारी बातचीत हुई और उसमें अमित शाह साहब ने मुझे बताया कि भाई नरेंद्र मोदी साहब का संदेश है कि कल 11 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ विधि का प्रोग्राम हो रहा है और उसमें आपको शपथ लेनी है। मोदी कैबिनेट में जिन मंत्रियों की एंट्री होने की पूरी संभावना बताई जा रही है, उनमें 3 नाम बहुत दिलचस्प हैं। बीकानेर से बीजेपी के लोकसभा सांसद अर्जुन राम मेघवाल, मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल माधव दवे और गुजरात से बीजेपी के राज्यसभा सांसद मनसुख भाई मंडाविया। संसद में साइकिल से आते जाते रहे हैं। जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से आने वाले सांसदों के बीच संसद में सबसे दिलचस्प तस्वीरें रही हैं। कैबिनेट विस्तार पर 2 महीने से अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की व्यस्तता और सरकार के 2 साल पूरे होने के जश्न के बीच इसको बीच में ही टाल दिया गया था। सरकार के 2 साल पूरे होने को अब महीने बीत गए। ज्यादा देर ना हो, इसीलिए सिस्टम को अपडेट करना जरूरी था। हालांकि विपक्ष इसे बेकार की कवायद मान रहा है। मंत्री के हटने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस सरकार में मंत्री आएंगे, मंत्री जाएंगे। इस सरकार में सिर्फ एक व्यक्ति हुकूमत चलाता है और उस व्यक्ति को हुकूमत चलाने के लिए एक और हेवीवेट बाहर है। यही 2 लोग चला रहे हैं। कैबिनेट विस्तार में नए चेहरों की एंट्री में जिन 2 बातों को प्रमुख तौर पर देखा गया है, वो कैबिनेट में अपने मंत्रियों की परफॉर्मेंस है, जिस पर पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने 5-5 घंटे बैठकर प्रेजेंटेशन देखी और मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड को देखा। दूसरा आधार वो चुनाव है जिसके लिए अभी से कमर कसना जरूरी है और सभी तरह के राजनीतिक समीकरणों को बनाना भी उतना ही जरूरी है। अशोक सिंघल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
अब हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में किसकी एंट्री होने वाली है और किसको आउट किया जा रहा है। मोदी कैबिनेट में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 14 मंत्री उत्तर प्रदेश से हैं। इसमें से आगरा से सांसद और केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कटेरिया आउट हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश से 3 नई एंट्री होने की संभावना है। इनमें उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल, जो अपना दल की सांसद हैं और ओबीसी हैं, महेंद्र नाथ पांडे, जो वाराणसी के पास चंदौली से बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं और ब्रह्म नेता हैं। इसके अलावा शाहजहांपुर से बीजेपी सांसद कृष्णा राज, जो दलित चेहरा है। यूपी के बाद उत्तराखंड से अजय टम्टा को मंत्री बनाया जा सकता है। टम्टा अल्मोड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद रहे हैं और दलित नेता हैं। राजस्थान से अर्जुन राम मेघवाल को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। मेघवाल बीकानेर से बीजेपी के सांसद हैं और माना जा रहा है कि मोदी कैबिनेट से निहाल चंद मेघवाल को आउट करके मेघवाल को लाया जाएगा। मेघवाल दलित नेता हैं और वो अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। अक्सर साइकिल से संसद आते हुए दिखते हैं। राजस्थान के ही पाली से लोकसभा सांसद पीपी चौधरी को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। लोकसभा की कार्रवाई में सबसे ज्यादा 398 सवाल पूछने, 121 बार लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने और 98% उपस्थिति के साथ वो सबसे सक्रिय सांसद हैं। उन्हें राजस्थान से सांवरलाल जाट की जगह मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है। गुजरात से बीजेपी के राज्यसभा सांसद पुरुषोत्तम रूपाला को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना है। रूपाला लंबे वक्त तक गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। फिलहाल वो अमित शाह की टीम में बीजेपी के उपाध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। गुजरात से ही बीजेपी के राज्यसभा सांसद मनसुख भाई मंडवीय को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। गुजरात में 2017 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए सौराष्ट्र के मजबूत नेता मनसुख भाई को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से एसएस अहलूवालिया, राजस्थान से राज्यसभा सांसद विजय गोयल को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिलने के आसार हैं। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद एमजे अकबर, अनिल माधव दवे और मांडला से लोकसभा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। महाराष्ट्र से आरपीआई के राज्यसभा सांसद और दलित नेता रामदास अठावले को भी कैबिनेट में जगह मिलेगी। शिवसेना के लिए भी एक राज्य मंत्री की सीट ऑफर की गई। अब हम बांग्लादेश में आईएसआई सर्टिफाइड आतंकी हमले का पोस्टमार्टम करेंगे। आईएसआई यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, जो पड़ोसी देशों में आतंकियों की सप्लाई करने के लिए बदनाम है, उसी आईएसआई के फिंगरप्रिंट ढाका में हुए आतंकी हमले से मैच कर रहे हैं। इस बात का वर्ल्ड वाइड खुलासा खुद बांग्लादेश सरकार ने पक्के सबूतों के आधार पर किया। आज हम आपको ढाका में ब्लैक फ्राइडे मनाने वाले आतंकवादियों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में भी बताएंगे, जिसे जानकर आपको इस बात पर शक होने लगेगा कि सिर्फ गरीब और अनपढ़ लोग ही आतंकवादी बनते हैं। लेकिन सबसे पहले हम और आप भारत की बेटी तारिशी जैन को अंतिम विदाई देंगे, जो ढाका में आतंक का शिकार हो गई। बांग्लादेश के ब्लैक फ्राइडे में जान गंवाने वाली भारत की बेटी तारिशी आतंकवाद का शिकार हो गई। ढाका से तारिशी का शव जब भारत पहुंचा तो हर किसी के चेहरे पर मायूसी और आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। तारिशी जैन का अंतिम संस्कार गुड़गांव में किया गया। देश भर में तारिशी की आत्मा की शांति के लिए कैंडल लाइट मार्च निकाले गए। शोक सभाएं हुई, जिसमें शामिल लोगों की आंखें दुख के सागर में डूबी थी। तारिशी के पिता 20 साल पहले बांग्लादेश में जाकर बस गए थे। 19 साल की तारिशी अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कर रही थी। घटना वाले दिन वो अपने 4 दोस्तों के साथ ढाका के उसी रेस्टोरेंट में डिनर कर रही थी जहां आतंकवादियों ने हमला कर दिया। उस वक्त तारिशी के साथ उनका दोस्त फराज भी था, जिसने आतंकवाद के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़कर अपनी जान दे दी। रेस्टोरेंट में घुसे आतंकी आयतें सुनाने वालों को छोड़ रहे थे और जो आयतें नहीं सुना पाए उनका गला काट रहे थे। आतंकियों ने तारिशी के दोस्त फराज को बांग्लादेशी होने की वजह से जाने को कहा था, लेकिन फराज अपने दोस्तों को अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। फराज को कुरान की आयतें आती थी, लेकिन उसने तारिशी के लिए अपनी जान दे दी।
आतंकी हमला होने के दौरान तारिशी ने अपने पिता को फोन किया था। रेस्टोरेंट के बाथरूम में अपने दोस्तों के साथ छिपी तारिशी ने फोन पर पिता को कहा, आतंकी रेस्टोरेंट में घुस आए हैं। मैं बुरी तरह से डरी हुई हूँ और दोस्तों के साथ टॉयलेट में छिपी हूँ। मुझे पक्का भरोसा नहीं है कि मैं जिंदा निकल पाऊंगी। मुझे लगता है वो हमें भी एक के बाद एक मार डालेंगे। इसके बाद फोन कट गया और रेस्टोरेंट से तारिशी की लाश निकली। भारत की बेटी तारिशी आतंक का शिकार हो गई। तारिशी जैन भारत में फिरोजाबाद की रहने वाली थी। तारिशी और उनका परिवार छुट्टियां मनाने के लिए रविवार को फिरोजाबाद आने वाला था, लेकिन आतंकी हमले ने तारिशी के परिवार की खुशियां मातम में बदल दी। तारिशी के साथ 20 और लोगों को भी आतंकवादियों ने चुन चुन कर मौत के घाट उतारा, जिनमें 17 विदेशी नागरिक थे। यानी रमजान के पाक महीने में आतंकवादियों ने खून की ऐसी होली खेली जिसके लिए खुदा उनको चाहकर भी माफ नहीं कर पाएगा। ढाका के रेस्टोरेंट में कत्लेआम मचाने वाले आतंकवादियों की पहचान भी बांग्लादेश सुरक्षा एजेंसियों ने कर ली है। अगर आप ये अब तक मानते थे कि अनपढ़ और जाहिल लोग ही आतंकवादी बनते हैं, तो ढाका के गुनहगारों की पहचान आपको अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर देगी। दस घंटे के कमांडो ऑपरेशन के बाद बांग्लादेश के रेस्टोरेंट से 20 निर्दोष नागरिकों के साथ 6 आतंकियों की लाशें भी बाहर आईं। और फिर बांग्लादेश में रमजान के पाक महीने में ब्लैक फ्राइडे मनाने वाले आतंकवादियों की लाशों की पहचान हुई। जानकर ताज्जुब हुआ कि ढाका में 20 लोगों की हत्या करने वाले आतंकवादी पढ़े लिखे और अमीर परिवारों के बच्चे थे। It is all our national, our people. They are sometime Zambi, they are sometime Huzid, they are sometime other, and now they becomes to try to contact with IS. This is the thing, nothing extra, nothing. ये हंसते मुस्कुराते युवा आतंक के नए चेहरे हैं। ढाका में कत्लेआम मचाने वाले निब्रास इस्लाम की फेसबुक प्रोफाइल पर नजर डालिए। मोनाश यूनिवर्सिटी मलेशिया, नॉर्थ साउथ यूनिवर्सिटी ढाका, इंटरनेशनल टर्किश होप स्कूल यानी टॉप यूनिवर्सिटीज और स्कूल में पढ़ाई की निब्रास इस्लाम ने, लेकिन सोच आतंक की पाल ली। बांग्लादेश पुलिस के पास निब्रास इस्लाम का पूरा रिकॉर्ड है, जिसमें उसका नाम बधोन दर्ज है। रिकॉर्ड के मुताबिक निब्रास इस्लाम उर्फ बधोन जनवरी 2016 से ही अंडरग्राउंड था। अब दूसरे आतंकवादी की तस्वीर देखिए। नाम है रोहन इम्तियाज। आतंकवादी रोहन ने स्कोलास्टिका स्कूल से पढ़ाई की है, जो बांग्लादेश का हाई प्रोफाइल स्कूल है। आतंकी रोहन के पिता इम्तियाज खान बाबुल बांग्लादेश ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव हैं। रोहन के परिवार ने जनवरी 2015 में उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। As you know, the young generation can have their own ideas. So it is not associated with the family's political views or not. They are a stray childs who were missing from the houses and joined this militant group. But I want to say that this is not that the youth doesn't represent the youth of the country. ये है बांग्लादेश का गुनहगार नंबर 3, नाम मीर सामेह मुबस्सिर। पुलिस डायरी में नाम डॉन। पढ़ाई सनीडेल स्कूल से ओ लेवल। 29 फरवरी से लापता। बांग्लादेश के गुलशन पुलिस स्टेशन में मीर सामेह की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी, और जब वो मिला तो कत्लेआम मचाते हुए। पुलिस डायरी में नाम विकास, एक और आतंकवादी जो ढाका के पुलिस रिकॉर्ड में कई दिनों से लापता था। नाम अंदलीब अहमद। पुलिस डायरी में नाम रिपो। पढ़ाई मोनाश यूनिवर्सिटी मलेशिया। आतंकी अंदलीब के स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों ने फेसबुक पर उसकी पहचान की।
अंधलीप भी काफी वक्त से अपने घर से लापता था। इन 5 आतंकवादियों की तस्वीरें बांग्लादेश पुलिस ने जारी कर दी हैं। पुलिस का दावा है कि ये 5 आतंकी संगठन जमात-उद मुजाहिदीन बांग्लादेश के सदस्य थे, जिनकी पुलिस को तलाश थी, लेकिन पुलिस ने जब इन्हें पकड़ा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ढाका से शहीदुल हसन खोकोन के साथ मनोज्ञा लोईवाल, आज तक। लगता है कि पाकिस्तान की पूरी विदेश नीति ही पड़ोसी देशों में आतंकवादियों के पालन पोषण पर केंद्रित है। ढाका में आतंकवादी हमले के बाद यह शक और भी ज्यादा गहरा हो गया है, क्योंकि ढाका अटैक में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के फिंगरप्रिंट मैच होने लगे। भले ही ढाका आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS ने ली, लेकिन बांग्लादेश सरकार ने खुले तौर पर दावा किया है कि ढाका हमले में शामिल आतंकवादी ISI सर्टिफाइड थे। अब तक की जांच में जो खुलासे हुए हैं, उससे भी शक की सुई पाकिस्तान की ही तरफ घूम रही है। बांग्लादेश में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले में ISI के फिंगरप्रिंट मैच कर रहे हैं। I directly blame that the Pakistanis are poking their nose inside Bangladesh. आतंकी हमले से घायल बांग्लादेश ने ढाका टेरर अटैक के लिए पाकिस्तान को साफ तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। No, they have been openly helping these people. They have been training them. प्रधानमंत्री शेख हसीना से लेकर आम आदमी तक ढाका हमले में ISIS के हाथ को नकार रहे हैं। पूरा बांग्लादेश कह रहा है ISIS नहीं, ये ISI का हाथ है। In the past, recent Pakistani government and the Pakistani diplomats and linked with the ISI were involved in Bangladeshi politics, especially linked with armed activists and about the terrorist networks. दरअसल ISI पर शक की वजह भी बेहद पुख्ता है। बांग्लादेश का सीधा आरोप है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि बांग्लादेश एक सेकुलर देश बना रहे। Well, these terrorist activities is going on for the last 10-15 years. So it is not a new phenomenon in Bangladesh. It is not an attack which can shake the government and unsettle the government and the constitutional process. आर्टिसन बेकरी अटैक में मारे गए 20 निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और बांग्लादेश सरकार निर्दोष लोगों के हत्यारों के बारे में जानकारियां जुटा रही है। ढाका की सुरक्षा एजेंसी ने साफ कर दिया है कि हमला बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी JMB ने अंजाम दिया है। आतंकवादियों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से मदद मिल रही थी। ढाका हमले के लिए JMB के आतंकवादियों को फंडिंग ISI ने की थी। बांग्लादेश इकलौता देश नहीं है जो पाकिस्तान की ISI और आतंकी संगठन ISIS को एक ही थाली के चट्टा बट्टा बता रहा है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में अफगानिस्तान के पूर्व सुरक्षा सलाहकार अमरुल्लाह सालेह भी ये बात कह चुके हैं। Pakistan today faces also a dilemma. Will Pakistan army make ISIS its ally, or they will fight it? And if ISIS does take root in that part of the world, which group will lose first territory to ISIS? Certainly, it will be the Taliban. Now, why we are not fearful? पाकिस्तान की आतंक परस्ती पर भारत की आवाज को अब बांग्लादेश का साथ मिल गया है। अब बांग्लादेश में हर वो कोशिश हो रही है जो ये साबित कर देगी कि पाकिस्तान की ISI असल में ISIS की ही परछाई है। स्मिता शर्मा के साथ गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान पर बांग्लादेश में आतंक को प्रायोजित करने के आरोप लगे। दिसंबर 2015 में बांग्लादेश ने ढाका में पाकिस्तानी मिशन की सेकंड सेक्रेटरी फरीना अरशद को देश निकाला दे दिया था। फरीना अरशद पर आरोप था कि वो आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के लिए फंडिंग इकट्ठा करने में शामिल थी। ये खुलासा जमात उल मुजाहिदीन के आतंकी इदरीस शेख ने ढाका कोर्ट में किया था। उसने कबूल किया था कि पाकिस्तान राजनयिक फरीना अरशद ने उसे बांग्लादेश में अशांति फैलाने के लिए पैसे दिए थे। इसके अलावा बांग्लादेश ने फरवरी 2015 में 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था जिन्होंने पाकिस्तान में आतंकवाद की ट्रेनिंग ली थी। बांग्लादेश सरकार के आरोपों पर पाकिस्तान की खिसियाहट भी सामने आ गई है। पाकिस्तान कह रहा है कि ढाका हमले से उसका लेना देना नहीं है, लेकिन इतिहास बताता है कि पाकिस्तान को झूठ बोलने, पीठ में छुरा भोंकने की पुरानी आदत है और पाकिस्तान का ये रक्त चरित्र दुनिया के सामने आ चुका है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए खबरदार।